तक लॉन्ग मार्च की कॉल दी नहीं जा रही है। फौरी और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। दूध की कीमतों का इख्तियार इस वक्त मार्केट के हाथ में है। क्या सीखा आपने इस टूर्नामेंट से? बाहर मुल्क के रहन सहन का तरीका। एक चाय वाली चम्मच आपने लेनी है सफेस्तान, करीबी डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट करनी है इस बार। खान साहब ने कहा अक्टूबर में लॉन्ग मार्च होगा। खान साहब के सितारे जो है वो बुलंदियों पर है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ वरदा शोएब और मेरे साथ हैं कौन है? नजर ही नहीं आ रही स्क्रीन पे। ओ मैं आ गया स्क्रीन पे। तलहा जो तो आई एम आल्सो हियर। और आज वरदा आप बड़ा लेडी इन रेड लग रही हैं। बस मैंने कहा क्या करें, हर वक्त हम कहते हैं कि मंडे हमेशा ब्लूज होते, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये बताऊं कि मंडे हमेशा ब्लूज नहीं होते, मंडे रेड भी होते हैं, मंडे पिंक भी हो सकते हैं। बट मैं कल नहीं आ सकी तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं ट्यूसडे को रेड कर दूं कि ट्यूसडे इज ऑलवेज रेड और थोड़ा सा ब्राइट कलर होता है। व्हाई डू यू लाइक रेड सो मच? आई लव रेड। इट्स नॉट अबाउट द पर्टिकुलर दैट आई लव रेड सो मच, लेकिन अच्छे ब्राइट कलर पहनने चाहिए। मौसम इतना अच्छा हो जब आपका सर्दियाँ थोड़ी सी आने वाली हो, लड़ रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं आना, गर्मी कह रही हो नहीं मैं नहीं वापस जाऊंगी, तो इस तरह के मौसम में थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोट ऑफ द डे में आज आपने क्या तैयार किया है वरदा? कोट ऑफ द डे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक छोटी सी अच्छी बात जरूर डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें ये है कि सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए तला, क्योंकि नज़र का इलाज फिर भी मुमकिन है लेकिन नज़रिया कभी बदला नहीं जा सकता। यकीनन बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं भी एक कोट ऑफ द डे लाया हूँ। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। एवरीथिंग इज फेयर इन लव बट एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन वॉर। क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि इस्लाम की जंगें हुई तो नबी करीम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाना, औरतों और बच्चों को नुकसान ना पहुंचाना, और अगर तुम्हें सामने वाला लगे कि वो नहीं लड़ रहा तो मत लड़ना। यकीनन इससे मालूम पड़ता है एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन वॉर बट येस एवरीथिंग इज फेयर इन लव। दो मैं इसमें पूरा यकीन रखता हूँ वरदा। एंड गेम्स एज वेल। गेम्स? हाँ, जब भी आप कुछ गेम खेले होते हैं थोड़ा सा तो चीटिंग चलती है, राइट? वरदा आप मुझे ख्याल से जरा कल रात बहुत गेम्स खेली आपने। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, मजा आता है। बोरिंग गेम खेलने का फायदा क्या था? टॉप ट्रेंड्स पे नजर डालते हैं भाई। यकीनन इस वक्त ट्विटराटी काफी ट्वीट्स कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्टिव इन द मॉर्निंग, और रात गए ट्रेंड्स क्रिएट भी होते हैं। अच्छा एक ट्रेंड बड़ा अच्छा क्रिएट हुआ है, डिफरेंट था मुझे लगा सुबह को। नेटफ्लिक्स के ऊपर बड़ा जी ट्रेंड चल रहा है, #नेटफ्लिक्स। वजह यह है कि एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस हुई कि आने वाली है, इसका नाम है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, जिसमें नवाज शरीफ साहब के खानदान की करप्शन की कहानी को बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया है। जैसे ये खबर फैली और अरशद शरीफ साहब ने भी खबर चलाई, जिसके बाद ट्वीट किया इसके बारे में, और फिर एक आग की तरह ये हैशटैग क्रिएट हो गया है, #नेटफ्लिक्स, और बिहाइंड क्लोज डोर्स आ रही है कह रहे हैं। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने भी कह दिया कि नहीं यार, काश कि मेरे प्रोड्यूसर ने डॉक्यूमेंट्री की कुछ झलकियां आपको दिखाई होती अभी, लेकिन नहीं उठाई उन्होंने। लेकिन यह है कि ये बड़ी ट्रेंड कर रही है इस वक्त वरदा, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस डॉक्यूमेंट्री से मजीद इस तरह पेंडोरा बॉक्स खुला था आपके पिछले पनामा पेपर्स में, और ये दूसरे इंकशाफात हुए थे, मजीद कुछ खुलेगा। चला ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स नाम इससे तो नहीं रखा कि बंद दरवाजों के पीछे क्या फैसले किए जाते हैं, वो फैसले सामने आएंगे। खैर आगे चलते हैं, और जी एक और T20 वर्ल्ड कप 2022 भी कल रात से टॉप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कल का वार्म अप मैच पाकिस्तानी टीम के हारने के बाद सारे टीम काफी खफा नजर आ रहे हैं। होना भी चाहिए, जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस है कि जी आप वार्म अप मैच भी हार रहे हैं, वैसे फिर मैच में हम क्या उम्मीद रखें आपसे। पाकिस्तानी सारी टीम अब तक 18,800 से ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं, और एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी भी टॉप ट्रेंड पर है तला। लेकिन ये वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है कि अपसेट्स का वर्ल्ड कप है। जिस तरीके से श्रीलंका ने नामीबिया के हाथों शिकस्त खाई, उसके बाद वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के हाथों हार गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अपसेट्स हो रहे हैं उससे वाज़ेह हो रहा है कि जो अंडरडॉग्स थे इस वर्ल्ड कप के वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, छक्के इतने आसानी से नहीं लग रहे हैं, बाउंड्री पे कैचेस हो रहे हैं, बॉलिंग पिच होने की वजह से बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटर्स प्रेशर में रह रहे हैं, इतने हाई स्कोर नहीं बन रहे। इस तरह हमने 200-250 के स्कोर देखे थे, 160-170 का स्कोर हो रहा है। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि बहुत अच्छा ग्राउंड और पिच तैयार की गई है, और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ओके, कल भी मैच है पाकिस्तान का, वार्म अप मैच है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से हम कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते अपनी कौमी टीम पे। खैर हम इस आगे अपने शो में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर।
इमरान खान की हुकूमती इत्तेहाद को आखिरी मोहलत, कहा इलेक्शन का ऐलान करे वरना लॉन्ग मार्च दूर नहीं। इंतखाबात में ताखीरी हरबे हुकूमत के खौफजदा होने की अलामत है। फिजाई आलूदगी में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में शहरियों का सांस लेना दुश्वार होने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का पहला और कराची का 17वां नंबर। आलूदगी के 22 शहरियों में वबाई अमराज बढ़ने लगे। डेंगू मच्छर बेकाबू, मुतासरा शहरों में कराची पहले नंबर पर। घर घर में बुखार के मरीज, अस्पताल भरने लगे। शहरियों का हुकूमत से फौरी स्प्रे मुहिम शुरू करने का मुतालबा। और बड़े मुकाबलों के लिए बड़ी तैयारियां जारी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम कल अफगानिस्तान से टकराएगी। नाश्ते में क्या पकाया आपने आज? हमेशा मुझसे ये बात क्यों पूछते कि मैं नाश्ते में क्या पका के आई? जो नाश्ता नहीं खा के आता वो यही सोचता है कि अगले ने क्या पकाया। नहीं तो आप नाश्ता क्यों नहीं करते? मैं तो सैंडविच वगैरह नाश्ते में लाइट सा लेती हूं। क्योंकि मेरी नींद मेरे नाश्ते से ज्यादा जरूरी है। नहीं, और नाश्ता आपकी नींद से ज्यादा जरूरी होना चाहिए तलहा, बिकॉज़ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं मुत्तफिक हूं आपकी बात से। आई एग्री विद व्हाट यू से, बट आई कांट डू व्हाट यू से। मैं नहीं कर सकता जो आप चाहती है। क्यों? गैस नहीं आ रही थी? गैस तो आ रही थी लेकिन नींद ज्यादा आ रही थी। लेकिन आपके यहाँ गैस पूरी आ रही है? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस अब तक फिलहाल पूरी आ रही है, लेकिन आगे पता नहीं कि आएगी कि नहीं, क्योंकि गैस का बहरान शुरू हो चुका है सर्दियां आने से पहले। उस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पॉलिटिकल अपडेट से आगाह करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को आखिरी मोहलत देते हुए वाजे किया है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा। और असेंबली इलेक्शन के बाद कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने पैगाम दिया कि हुकूमत के पास अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, या तो वो इलेक्शन का ऐलान कर दें वरना लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शामिल ना हों। इलेक्शन की ताखीर की जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर आयद करते हुए कहा कि दरअसल नवाज शरीफ को अपनी शिकस्त का खौफ है, शायद इसलिए वो इंतखाबात नहीं कराना चाहते। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान निशस्तें जीत गए, अब उन्हें पार्लियामेंट आने की दावत देते हैं, लेकिन जीत का मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी जाए। अगर ऐसी कोशिश भी की गई तो फिर वो तैयार हैं और लॉन्ग मार्च को कुचल दिया जाएगा। पिछली बार से 10 गुना ज्यादा तरीके से कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को फेल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राना सनाउल्लाह का इस तरह का बयान सामने आना कि उनको कुछ भी अफसोस नहीं है जो पहले उन्होंने किया और वो मजीद तैयार हैं और बहुत ही फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि आगे मजीद 10 गुना ज्यादा होगा। खैर इसी बारे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे, वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोले। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हसन खावर साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होने वाला है, मैं कॉल देने वाला हूँ, लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं, मुकम्मल की जा चुकी हैं, इतवार तक ऐलान हो जाएगा, हफ्ते तक ऐलान हो जाएगा। ये तमाम बातें हम सुनते आ रहे हैं, तैयारियां सुनने में आ रही हैं, लेकिन अब तक लॉन्ग मार्च की कॉल दी नहीं जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या यही वजह है कि इतना डिले किया जा रहा है? और अगर बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अभी तक कोई इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कह रहे हैं लॉन्ग मार्च की कॉल मिस्ड कॉल बन गई है। खावर साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि जो लॉन्ग मार्च का हमारा मकसद था वो तो बुनियादी तौर पे ये था कि फौरी और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और अब ये जो बाई इलेक्शन थे, इसका इंतज़ार करना ज़रूरी था ताकि ये देखा जा सके कि इसमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो इलेक्शन थे ये एक रेफरेंडम की हैसियत था, और रेफरेंडम इसलिए कि लोगों को ये पता था कि इन सीटों के ऊपर हमने खड़े होना है, लेकिन खान साहब ने असेंबली में नहीं बैठना। उसके बावजूद जब लोग निकले हैं और लोगों ने वोट दिया है, तो इसका मतलब ये है कि लोग वही चाहते हैं जो हमारी पार्टी चाहती है, जो इमरान खान चाहते हैं। अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता तो आप इलेक्शन कराने का मुतालबा वापस ले लेते, बोलते थोड़ा और वेट करके जलसा खेलते हैं। नहीं, देखिए, अगर ये लोग हमारे साथ ना होते तो देखिए हमारे पीछे क्या है, अवाम की ताकत है ना। अगर सियासी जमात के पीछे अवाम नहीं खड़े होंगे तो सियासी जमात का मुतालबा तो कोई मुतालबा नहीं है ना। सियासी जमात के पास और तो कोई ताकत का चश्मा नहीं होता, सिर्फ अवाम होती है। अवाम के साथ हम आंख होना जरूरी है। दूसरी बात जो आपने तैयारी की है वो ये है कि हमारी जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो लेवल की पार्टी फॉर्मेशन है, वो सारी तैयार है इस वक्त। तो ये तैयारी है क्योंकि हर पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। अगर कोई बड़ी मूवमेंट हो, खावर साहब गलती से मैंने पीटीआई के कुछ धरने वगैरह कवर किए हैं अपने सहाफती करियर में,
और मैं जानता हूँ तैयारी में गैस मास्क भी होते हैं, उसमें डंडे भी होते हैं, उसमें शील्डें भी होती हैं, उसमें अपनी प्रोटेक्शन का बहुत सारा सामान भी होता है। आप जानते हैं कि आपका जिनसे इस वक्त सामना हो रहा है सियासी मैदान में, जो आपके मुखालिफिन हैं, उनकी फिल्म मौला जट भी आजकल काफ़ी हिट चल रही है। और मौला जट में जो गंडासे का कल्चर है, जिस तरह राना सनाउल्लाह की आप मुझे देखते हैं, तो वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, वो जलाओ घिराव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि झींगा मुश्ती हो, नुकसान हो, खून बहे और फिर कहा जाए कि देखिए जी इमरान खान की वजह से नुकसान हो गया। आई डोंट थिंक इट्स द सेम ओल्ड गेम एनी मोर हसन खावर साहब। अब कुछ मामला और खतरनाक सा हो गया है और वो क्लियरली थ्रेटन कर रहे हैं आप लोगों को। तो आपको लग रहा है उसके बाद भी लॉन्ग मार्च करना सेफ रहेगा? कल को फिर कोई खून खराबा खुदा ना खास्ता होता तो इल्जाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही आएगा। नहीं, देखिए लॉन्ग मार्च करना तो हमारा हक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नहीं हो सकता कि जो स्टेटस को के लोग हैं वो ये कहें कि जो चेंज लाना चाहता है वो ना आए। आपके ख्याल में दुनिया में जब भी बड़ी मूवमेंट्स चली हैं तो जिन लोगों के खिलाफ चली हैं उन्होंने खुशामदीद तो नहीं कहा था मूवमेंट्स को कि आए जी बिल्कुल आप लॉन्ग मार्च करें, मूवमेंट्स चलाएं। तो जो लोग चाहते हैं कि तब्दीली ना आए, जो लोग स्टेटस को के बेनिफिशरीज होते हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं। ये जाहिर है कि उन्होंने यही कहना है, वो और क्या कहें। उस वक्त इनकी जान निकली जा रही है इलेक्शन से। जबकि बाद दिग्गज 2 इलेक्शन हुए हैं, उनको समझ आ गई है कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो हमारा नामो निशान नहीं मिटना सियासी तौर पे। तो वो तो जाहिर है ये चाहते हैं कि किसी सूरत ये टाल जाए और इलेक्शन ना करवाने पड़े। लेकिन खावर साहब अगर ज़मीनी इलेक्शन की बात करें तो आप लोगों को तो कौमी असेंबली में नहीं बैठना था। आपको दावत भी दी गई राना सनाउल्लाह की तरफ से कि आप लोग आए और कौमी असेंबली में बैठें, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि फ़ायदा जो है वो पीडीएमए को हुआ है इस इलेक्शन से? क्योंकि कराची और में मलिर की सीट तो वो लोग जीत गए हैं 2, तो उनका इजाफा हो गया सीटों का 2। देखिए, पहली बात यह है, जिस असेंबली के अंदर हमने बैठना ही नहीं, वहाँ पे 2 सीटें कम या 2 सीटें ज्यादा, उससे कोई सियासी तौर पर उनको फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो 8 सीटें थी, आपने 2 की बात करी, ये जो 8 सीटें थी इनको मुंतखब इसलिए किया गया था कि यहाँ पर हमारा लोएस्ट विनिंग मार्जिन था 2018 के अंदर, तो ये एक तरह से टेस्ट था। तीसरी बात ये कि जो मलीर का इलेक्शन है, मलीर के अंदर इन लोगों ने टिका के धांधली की है। ठीक है, मैं मुल्तान की सीट के बारे में ये नहीं कहता, लेकिन वहां पर फिर ये विन क्लेम करना और जिस तरह से उन्होंने वहां पे किया है, ये एक और कहानी है। खावर साहब, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ की तैनाती से दूर रहे। क्या मतलब हुआ इसका सर? देखिए, बात ये है, आईनी तौर पर, कानूनी तौर के ऊपर एक तो वो पहलू है, और वो पहलू ये है कि वो लोग जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका इतनी अहम तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोनों करप्ट तरीन लोग हैं, तो एक अखलाकी पहलू भी है कि अगर ये लोग सिलेक्ट करेंगे तो फिर मुल्क कहाँ जाएगी हालात। हसन खावर साहब, वक्त की कमी है, वरना मजीद गुफ्तगू आपके साथ कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए आपने वाज़ेह कर दिया है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उनको आर्मी चीफ की तैनाती से दूर रहना चाहिए। 22 तारीख आखिरी दिन है नवंबर का हमारे करंट आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए यकीनन तमाम तर नजरें उस दिन पे लगी हैं। और शायद आगे लग रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो उसी से चेंज होगा, वही फैसला करेगा आगे कि क्या होने वाला है, मुल्क में क्या नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल सामने है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे गैस की किल्लत की। तो ये पहले आप बताते चलें कि सर्दियाँ अभी आई नहीं है, लेकिन गैस की किल्लत पहले ही शुरू हो चुकी है। खैर पख्तूनख्वा और पंजाब में सर्दियों में पाइपलाइनों में गैस नहीं मिलेगी, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने गैस की लोड शेडिंग का हल निकाल लिया है। इनका कहना है कि पाइपलाइन में गैस के बजाय सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड एलपीजी सिलेंडर की सर्विस शुरू करने जा रही है और सरकारी नरखों पर खुद सारिफिन के घरेलू और सनती सिलेंडर उनको फराहम किए जाएंगे घरों पे। यकीनन अच्छी बात है, करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम है। इन्होंने जब स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी है गुज़िश्ता रोज, तो इन्होंने बताया है कि बड़ा बहरान आने वाला है गैस का, बड़ी कमी होने वाली है गैस की। अच्छा, आपको मालूम है कि कोयटा समेत, कोयटा में तो पानी की लाइनें जम जाती हैं, तो पानी की लाइन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इतनी ठंड होती है। और फिर गर्म पानी कहाँ से है, क्योंकि गैस है नहीं, तो फिर लकड़ी का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल, दोनों की कीमतें आसमानों पर पहुंच जाती हैं। तो बताया मुसद्दिक मलिक साहब ने कि 200 मेट्रिक मिलियन क्यूबिक फीट LNG जनवरी में पाकिस्तान एक्स्ट्रा पहुंच रही है। ये एक्स्ट्रा पहुंच रही है शेड्यूल से ज्यादा, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आएगी। वजह यह है
कि हमारा डेफिसिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है, सप्लाई वहीं खड़ी हुई है और सप्लाई बढ़ भी रही है, तो डिमांड का बैकलॉग इतना है कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सिचुएशन है, फिलहाल क्या सूरत हाल है। जी उवैस अभी बताइएगा कि जो गैस में किल्लत में हमें कमी देखने को मिल रही है और फिर कहा जा रहा है कि सिलेंडर्स के जरिए लोग घर में गैस भरवा सकते हैं एलपीजी को, और 7,000 एडवांस में सिलेंडर रखना पड़ेगा, 2,600 का सिलेंडर भराया जाएगा। तो इतनी महंगाई के दौर में फिर अब ये एक और नया खर्चा हम लोगों के सरों पे आने वाला है। सिलेंडर की क्वालिटी मेंटेन करना, आपको मालूम है सिलेंडर धमाके कैसे हो जाते हैं, धमाके कैसे होते हैं, डेंजरस भी है ये। जी वैस कमी का जो सामना है और हर साल तकरीबन जो है 10% गैस कम हो रही है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड में साल 2026 में जो है ना वो मकामी गैस खत्म हो जाएगी और जो सुई सदरन है उसमें मजीद 10 साल तक जो मकामी गैस है वो चलेगी। तो पाकिस्तान को जो सर्दियों में गैस की कमी का सामना करना पड़ता है वो तकरीबन 970 MMCFD है, जिसमें जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन है उसको 400 MMFCD कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि सुई सदरन को 280 MCFD गैस की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें दो कंपनियां काम कर रही हैं पाकिस्तान में, एक सुई सदरन गैस पाइपलाइन और एक सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। जो सबसे ज्यादा कमी का सामना करना पड़ता है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को करना पड़ता है। इसमें उन्होंने जो है वो इस बार ये पहली मतलब एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उन्होंने एलपीजी सिलेंडर वो खुद खरीदेंगे, खुद भरेंगे और सराफीन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका तरीका उन्होंने ये रखा है कि आप उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जब आप उस पर रजिस्टर हो जाएंगे तो वो आपको आपके घर पे गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे। इसमें जो है मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई है कि आप उसी वक्त भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपका गैस सिलेंडर खाली हो गया है तो 24 घंटे के अंदर अगर आप व्हाट्सएप पे या उनकी वेबसाइट पे उनको करेंगे, दरख्वास्त देंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका गैस सिलेंडर तब्दील हो जाएगा। इसके लिए एक अच्छी चीज ये है कि ये गैस सिलेंडर जो है वो ओग्रा की मुतय्यन करदा कीमत जो हर महीने वो मुतय्यन करती है उसके मुताबिक आपको मिलेगा। जो इस महीने अगर कोई लेगा तो उसको 2375 रुपए में ये पड़ेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने जो मुझे अभी खबर दी है उसके मुताबिक अगले 10-20 सालों में पाकिस्तान में नेचुरल गैस के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज में ये सिलेंडर सप्लाई हो रहे होंगे। ये जो 20 साल की ये 10 साल है, मैक्सिमम 10 साल है। जो नॉर्दर्न है उसमें 5 साल में खत्म हो जाएंगे। तो ये आप ये है कि आपको मुस्तकबिल के लिए अगर आपने लोगों को गैस सप्लाई करनी है तो आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी एलएनजी की सूरत में, या रशिया के साथ जो गैस पाइपलाइन है वहां से गैस बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। बताए थे कि बहुत ही हमारे लिए उसनाक है खबर और ये सोचने वाली बात है कि आगे आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान से नेचुरल गैस खत्म होने वाली है और नॉर्दर्न एरिया से 5 साल में खत्म। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी गैस मैनेजमेंट सही नहीं किया। हमारी गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में 40% के करीब गैस गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। उसको कम करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। सुई जिससे हम पिछले 75 सालों से गैस ले रहे हैं वो कितने सालों तक बेचारे आज तक लोग वहाँ गैस के लिए धक्के खा रहे हैं, जिसके नाम पे सुई सदर्न बन गई, सुई नॉर्दर्न बन गई। सुई का हाल जाके देखिए, आपको शायद मालूम पड़ जाएगा इन कंपनियों का हाल ये क्यों हो रहा है। खैर सुबह सुबह हमें थोड़ी सी ज्यादा टेंशन सी खबरें होंगी, थोड़ा सा लाइटर नोट पे चलते हैं, आपको बताते हैं कुछ वायरल वीडियोस के बारे में। तला थोड़ा सा एक मूड को लाइट करते हैं। सुबह सुबह लाइट मैं भी तो देखूं, लोग चाय पी रहे होंगे और कह रहे होंगे यार फिर 2-3 टेंशन आ गई हैं। खैर आपको बताते चले कि मारूफ गुलकारा जो है सिंगर जो है नसीबो लाल, इन दिनों आजकल वो अमेरिका में ह्यूस्टन में मौजूद हैं और अपने बेटे के साथ एक कॉन्सर्ट कर रही थी। उसमें उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक म्यूजिकल नाइट में उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश किया है। और आप देखें उनके बेटे भी गाना गा रहे हैं, वीडियो पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। नसीबो लाल भी गाना गा रही हैं। ये स्यापे क्या होता है? स्यापा जैसे हम कहते हैं कि कोई कुछ गलत हो जाए, कोई जैसे हम नॉर्मल अपनी लेम में लैंग्वेज में कहते हैं ना, अरे यार ये भंड हो गया। ब्रेक लेते हैं क्या? कोई और स्यापा ना हो जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इस वक्त हम एक जिक्र करेंगे एक सानह का जिसकी आज बरसी है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया था जिसको गुजरे
15 बरस बीत गए हैं, सानिया है कारसाज। आज के दिन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पर जिस तरह कातलाना हमला किया गया था और जिसमें कमोबेश 180 के करीब शहरी जाँ बहक हुए थे, 500 के करीब जख्मी हुए थे, बहुत सारे सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। यकीनन जिला वतनी के बाद बीबी वापस आई थी कि कराची में बहुत बड़ा क्राउड था उनको वेलकम करने के लिए, और एक ऐसा दिन था कि जब सब एक्साइटेड थे, क्योंकि यकीनन सिंध में रहने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तान में रहने वाला उस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को उस वक्त याद ना कर रहा हो, उनसे प्यार ना करता हो। और बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन, द फर्स्ट फीमेल पॉलिटिशियन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। तो मोहतरमा का प्रोफाइल, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड थी कि हर कोई उनसे प्यार करता था, उनको फॉलो करता था, उनकी बात सुनता था, और हर कोई ये कहता था कि अब वो आई हैं, मुल्क को बदल देंगी, अब हालात बदल जाएंगे, अब वही करप्शन या वही प्रॉब्लम्स, वही सारी चीज़ें नहीं होंगी। और फिर हुआ यही कि बीबी को शहीद कर दिया गया। लेकिन आज भी मुझे वो नारा याद है, मैं बीबी की बरसी के बहुत दफ़ा कवर करने गया हूँ मैं गढ़ी खुदा बख्श, तो वहाँ पर हमेशा ये नारा लगता है कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। रहमान मलिक की जब मौत वाक़ई हुई तो देखा यही गया कि पीपल्स पार्टी के अपने सीनियर लीडरशिप भी उनके घर नहीं गई, और ये वो वाहिद शख्स थे जिनको एक्चुअली मालूम था कि बीबी के कातिल आखिर हैं कौन। मेरे अब्बा के ऑफिस में आपको बेनज़ीर की तस्वीर भी मिलेगी, उनकी शनाख्ती कार्ड कॉपी भी मिलेगी, और फूल भी चढ़े हुए होंगे, और यकीनन बड़ा वो इश्क करते थे, प्यार करते थे इस पार्टी से, इसकी लीडरशिप से। लेकिन सैडली हुआ ये कि इतने बड़े सानियात के बाद भी हमने वो तब्दीली नहीं देखी, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी जो आनी चाहिए थी, क्योंकि सिंध के हालात बद से बदतर होते चले गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पर 15 सालों से काबिज है, हुकूमत में है, पावर में है, लेकिन सिंध का नसीब ना बदला, ना ही बीबी के कातिल कभी पकड़े। अफसोस था कि उस तरह होता ये है कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफर की जाती है, ऐसे तो आगे जिम्मेदारी थी कि बिलावल भुट्टो साहब की कि वो आगे आएँ और शहीद बीबी के जो उनके ख्वाब थे, जिन्होंने तस्वुर किया था, जो ख्वाब वो पाकिस्तान लेके आई थी, उसको पूरा किया जाए। लेकिन सिंध के जो सूरत हाल चल रही है तो बहुत बिलावल ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, फिर भी जरदारी साहब जैसी तकरीर करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी सिंध की, तो फिलहाल यहाँ पे तो मुंह से क्या कहेंगे, महंगाई कितनी बुरे हालात हैं, तरह के दूध भी अब कह रहे हैं कि बच्चों के मुंह से छीन लिया कर दीजिए महंगाई का दूध से दूध, पानी का पानी पानी। अगर हम बात करें, कौमें जब तरक्की करती हैं, जब उनमें तहजीब और इंसानियत का मयार बुलंद हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है। लेकिन दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो इंसानियत से प्यार करना ना सिखाता हो आपको, जो इंसान से को इंसान समझने के लिए ना कहे आपको। ऐसे दुनिया में कोई मजहब नहीं है। लेकिन इस वक्त कराची में वो जुल्म हो रहा है जिसको बयान करना शायद आसान नहीं है। हम शायद कर भी दें बयान आपको, लेकिन उस जुल्म को हम ख़त्म नहीं कर सकते। जब भी हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, हम बात करते हैं, जी हमें 3-4 बातें कह के खामोश करवा दिया जाता है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ा दी जाती है कि जी फलानी इतनी महंगाई हो गई। हम दूध की कीमतों के बारे में बात कर रहे हैं, इकट्ठे 20 रुपये बढ़ा दिए गए। अभी कुछ दिनों पहले हमने शो पे अपने शाकिर गुज्जर साहब को लिया था। जी हाँ, और आज भी हमारे साथ शाकिर साहब इस वक्त मौजूद हैं। शाकिर गुज्जर डेयरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर, और यकीनन जितने भी इस वक्त हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी बहुत बड़ी आवाज़। शाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी दूध की कीमतों का जिक्र आता है, आपके ऊपर अताब और बलगम सारा गिरा दिया जाता है, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। और आप हमेशा से ये कहते हैं, भाई मैं नहीं हूं, चारा है, बिजली है, पेट्रोल है, मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंस हैं, जिसकी वजह से मैं सस्ता दूध नहीं बेच सकता। क्या हमारे मुल्क के इदारे, हमारे हुक्मरां शाकिर साहब चाहते हैं कि आवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश मिले, या वो चाहते हैं कि नहीं लूट लो इन सबको, जो भी जिसके पास पैसे हैं निकाल लो इनकी जेब से? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, बड़ा ममनून हूँ वर्ल्ड न्यूज़ का कि फार्मर्स की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए, हमारे मौक़िफ़ को अवाम नास के सामने रखने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। तो तलहा मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो दूध की कीमतों का जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रहे हैं, उसका जिम्मेदार ना तो मैं हूँ और ना ही दीगर कोई स्टेक होल्डर्स है, ना ही कमिश्नर कराची है, ना ही कोई दूसरा इदारा है। ये यकीनन अगर एक इदारा है तो वो तो वफाक को हम कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। देखिए, उस सैलाब के सबब, कुदरती आफत के सबब आपके अजनास बह गए हैं, आपकी फसलें बह गई, आपके मवेशी बह गए, आपके किसान बह गया, आपके अजनास के स्टॉक बह गए। आप कहां से लाएंगे? अब आपका इंसार इंपोर्ट पर है,
और यकीनन अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट दूध की कीमतों के बढ़ने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो अजनास के बाय प्रोडक्ट की। गुजर साहब, अजनास में इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि एकदम आपने 5-10 रुपए नहीं एकदम 20 रुपए का इजाफा कर दिया, जबकि अभी चंद रोज पहले ही आप लोगों ने दूध की कीमतों में इजाफा किया। शाकिर साहब, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है ये चारा? बेतहाशा एक्सपोर्ट हो रहा है जी। देखें, बात ये है, सिंध भर में तो भूसे के स्टॉक खत्म हो गए हैं ना, हम पंजाब पे इंतजार करते हैं। पंजाब का जो एक्सपोर्टर है या भूसे वाला है, वो कहता है मैं पहले एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे करूंगा फिर फार्मर को दूंगा जी। तो बात ये है कहाँ खड़े हैं, तो ये बात समझने की है। देखिए, एक तो खातून से मैं कहूंगा, आपके साथी एंकर से, देखिए इसका जिम्मेदार हमें हरगिज ना ठहराएं। दूध की कीमतों का इख्तियार इस वक्त मार्केट के हाथ में है और इनपुट्स की बढ़ती हुई कीमतें दूध की कीमतों को बढ़ाती हैं और उसकी जिम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। पॉलिसीज है। अजनास की बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को रोकने के लिए हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बार बार कंपेन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इदारों को लिख रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए जी, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, जोर तो हमारा ना तो हुकूमत वक्त पे है ना ही नेशनल मीडिया पे। नेशनल मीडिया को उन इदारों के ऊपर उंगली उठानी चाहिए जो इस दूध की कीमतों के बढ़ाने के जिम्मेदार है, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। गुजर साहब, आपके भी हाथ बने हुए हैं, सारा इल्जाम हम दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। वो लोग सो रहे हैं, आंखें बंद की हुई हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि आवाम को बिल्कुल निचोड़ लिया जाए, उन तक एक बच्चे की खुराक भी ना पहुंचाई जाए, वो भी उनसे छीन ली जाए। ऐसा ही है? यकीनन गुजर साहब, अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, गुजर साहब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आपने जब राब्ता किया, आपने लेटर लिखे, तो मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया आपको? आपकी यूनियन कर क्या रही है? मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये हमारा असल में कि देखें, हम तहरीर लिख सकते हैं, हम उनसे राब्ते कर सकते हैं, जवाब देना ना देना उनका काम है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स तो कराची के ही हैं गुजर साहब, नवीद कमर साहब है ना, तो उनका घर तो यही क्लिफ्टन में। आप चले जाएं या उनके बेटे के पास चले जाएं, कासिम शाह, कोई जोड़ तोड़ कर लें, कोई काम हो जाएगा। नहीं जी, हम जोड़ तोड़ करने वाले तो नहीं है। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए, अजनास की बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को रोके, ताकि दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की चारों की कीमतें कम हो। यह अशिया जरूरियां है, हर घर की, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की जरूरत है। अगर ये अजनास की एक्सपोर्ट को रोकेंगे तो ही काम बनेगा, बसूरत दीगर कुछ नहीं होगा। और दूसरा एक और मामला है तला, देखिए जेनेटिकली हमने अपने मवेशी को इंपोर्ट नहीं किया और अब वक्त आ गया कि आपको जेनेटिक्स पे काम करना होगा। और जब तक आप जेनेटिक्स पे काम ना करेंगे, आपको बजाय कीमतें बढ़ाने के अपने मवेशी की फी लीटर पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, यील्ड बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ाना है। थैंक यू सो वेरी मच शाकिर गुजर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। डेयरी एसोसिएशन सदर हैं और यकीनन उनके लिए आवाज उठाते रहते हैं। वर्दा, जो बात यहाँ समझने की है कि जानवरों को आप चारा खिलाएंगे, भूसा खिलाएंगे तो वो दूध देंगे। अगर वो भूसा आपने लोकल इंडस्ट्री को नहीं दिया, लोकल कैटल और फार्मर्स को नहीं दिया, और आपने वो डॉलर की खातिर बाहर भेज दिया, तो लोकल जानवर मर जाएगा, दूध आना खत्म हो जाएगा, और फिर जब उसको चारा चाहिए होगा उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा महंगे डॉलर की वजह से, उसकी हवा निकल जाएगी। फिर आप मुझे बताएं दूध सस्ता कैसे मिलेगा? बताया तो गुजर साहब ने कि हो यही रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब नवीद कमर साहब जो है वो काफी वक्त से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो बहुत बड़ी है, इतने हाथी जैसी साइज की काबीना है, सबके ऊपर कोई ना कोई तकरीबन केस बना हुआ है, लेकिन सैडली काम तो करें, रिलीफ तो दें। जिस बात की तनख्वाह ले रहे हैं भाई वो तो कर ले खुदा के वास्ते। क्यों अवाम का खून चूसे जा रहे हैं? आप इनके बंगले देखेंगे, इनकी गाड़ियां देखेंगे, वो रोज बड़े हो रहे हैं। गरीब बेचारा, उसके लिए जीना, उसके लिए सांस लेना हराम। गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। अगर 6 महीने हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, अगर ये सही से काम कर रही होती, इनकी स्ट्रेटजीज, इनकी प्लानिंग, एक्सपीरियंस हुकूमत की तरह से होती, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, ना शायद आज हम बैठ के ये रोना रो रहे होते, शो कर रहे होते। वही करप्शन, वही चोरी, आखिर में हम इलेक्शन की तरफ ही देखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त जी एक और फिजाई आलूदगी का प्रॉब्लम जो है वो हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है। हम बात कर रहे हैं अपने सेगमेंट बोल अवाम के साथ में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजाई आलूदगी में सांस लेना दुश्वार हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर पहले नंबर पर आ गया है और सुभान अल्लाह कराची आज के इंडेक्स में 17 नंबर पर मौजूद है। मैं आपको बात बताऊं, ये लाहौर इसलिए पहले नंबर पे आया है क्योंकि स्मॉग क्रिएट हो जाता है, वरना हकीकत यह है कि पूरा साल कराची पहले नंबर पे होता है। ये थोड़े दिनों के लिए लाहौर ऊपर आ जाता है स्मॉग की वजह से, और लोग कहते हैं ओ पोल्यूशन इन लाहौर, एक्चुअली इट्स इन कराची इफ यू कम एंड सी। ट्रू। अच्छा, और दूसरी बात ये कि एक तो आप पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन की, प्लस दूसरी बात है
टूटी हुई सड़कें कराची में, जब आप बाइक लगाते हैं आपको पता है आपके बैक पे भी कितना प्रॉब्लम होता है कि आपका सर्वाइकल इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं कि टूटी हुई सड़कें, लोग यहाँ पे रोजाना बाइक चलाते हैं, झटके आते हैं, कमर में झटके आते हैं, न्यूरो के मसले होते हैं। तो फिजाई आलूदगी तो अपनी जगह है ही है और टूटी हुई रोड है उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है। खैर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी ऐसी क्या वजह है, क्यों इतना फिजाई पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हमारी क्यों बढ़ी हुई है। जी सरदार सरफराज साहब बताइएगा। लाहौर जैसे तलहा ने कहा कि स्मोक की वजह से पहले नंबर पे, वरना सारा साल हम कराची वाले पहले नंबर पे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए असल में ये अक्टूबर और नवंबर 2 महीने ऐसे होते हैं कि इसमें विंड बिल्कुल नहीं होती, काम विंड होती है, तो जो भी पोल्यूटेंट्स यानी डस्ट पार्टिकल्स हैं या दूसरे आपके इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जाहिर है कि ऊपर जाके फिजा में मुअल्लक हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह विंड बिल्कुल नहीं होती, यानी स्पीड ही नहीं है उसकी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। तो एक तो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कराची की हद तक हम बात करें तो यहाँ साउथ वेस्टर्ली के बजाय आजकल जो हवा की सिमत रहती है वो ज़्यादातर शुमाल मगरब से रहती है या शुमाल मशरक से। शुमाल मगरब और शुमाल मशरक के दरमियान वेरी करती है, लेकिन वो भी बहुत लाइट विंड होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो जाहिर बात है कि वो जो डेजर्ट एरिया की तरफ से विंड का फ्लो होता है बलूचिस्तान के डेजर्ट की तरफ से, और इसी तरह से इधर थर पारकर या फिर उधर राजस्थान डेजर्ट की तरफ से जो फ्लो होता है, तो उसके नतीजे में डस्ट पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा आ जाते हैं और वो पोल्यूटेंट फिजा में मुअल्लक रहते हैं एक तरह से ना, क्योंकि सी ब्रीज सितंबर तक अच्छी तेज स्पीड से आपने देखा चल रही होती थी, तो उस वक्त ये कैफियत नहीं होती थी। सरदार साहब मेरा और वर्दा का जो है ना अभी फड्डा इस बात पे हो रहा था कि लाहौर में यकीनन फॉग ज़्यादा है वहाँ की रीजन के हवाले से, वहाँ के ज्योग्राफी की वजह से, और वो फॉग जब स्मोक से मिलती है तो स्मोक बन जाती है। हमारे यहाँ फॉग कम है कराची में, लेकिन स्मोक इस कदर ज़्यादा है जिसकी कोई इंतहा ना हो, और मुझे लगता है कि कराची में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होती है और रिकॉर्ड पे इतनी नहीं लेकर आई जा सकती। आई डोंट नो मैकेनिज्म, मशीनरी क्या इसके पीछे रीज़न है, लेकिन लाहौर में शायद मशीनरी ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा रिपोर्टिंग हो जाती है। सरदार साहब देखिए असल में हमारे डिपार्टमेंट का चूँकि मैंडेट नहीं है और हमारा कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है इसको मॉनिटर करने का, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किस जगह पे किस। सरदार साहब आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, चलिए आपका मैंडेट नहीं है, सर्दियां कैसी आने वाली हैं? सुना है कराची में बड़ी कड़ाके की सर्दियां पड़ेंगी। बहुत कड़ाके की तो नहीं, लेकिन ये कि मामूल से नीचे होंगे टेम्परेचर। बर्फबारी होगी 10 साल के बाद सरदार साहब कराची में? नहीं बर्फबारी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल करना चाहूंगी सरदार साहब, ये बताइएगा कि सॉल्यूशन क्या है पोल्यूशन से बचने के लिए, हम कुछ कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी मतलब जो भी इंडस्ट्रियल सिटी होता है, जैसे कराची में दरख्त कटते जा रहे हैं, यहाँ पर डस्ट ही डस्ट है, रोड्स टूटी हुई हैं, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज की जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये सारे इस वक्त निजाम एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट ही नहीं कर सकते। जब सी ब्रीज स्ट्रॉन्ग चल रही होती थी तो वो इसको अपने साथ उड़ा के एक जगह से दूसरी बहुत बहुत शुक्रिया सरदार। मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। इसका बड़ा सिंपल है कि जीरो कार्बन इमिशंस। आप पेट्रोल पे गाड़ियां चलाना बंद कर दें, आप इलेक्ट्रिक कार्स पे आ जाएं। आपकी जिन गाड़ियों से ना ये बादलों वाले धुएं निकलते हैं इनको बंद कर दीजिए। अगर आप सिर्फ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के धुएं को कंट्रोल कर लेंगे, आई टेल यू दिस, आपकी जो एयर क्वालिटी है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। पर सैडली आप जानती हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जहां दुनिया की सारी डंप हुई हुई गाड़ियां आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ी है, गाड़ी का नाम ले लेता हूं मैं, किया स्पोर्टेज फॉर एग्जांपल, दुनिया में कहीं नहीं बिक रही है वो वाला मॉडल, पाकिस्तान में बिक रहा है। क्यों? हमें पुरानी चीजें पसंद है भाई, दे दो भले धुआं निकलता हो। हमारे दरख्त भी कितने काटे जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि ग्रीन लाइन की बस का जो रूट बन रहा है उसके लिए भी आपने कितने दरख्त काट दिए, अगर आप जाके देखें तो उस तरफ से हमारा पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा सकती। तरह आपने सोल्यूशन बताया वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आई थिंक बच्चा भी दे सकता है, सोलर भी लगा लें घर पे, ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। हम उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हम सोचते नहीं है फ्यूचर के बारे में, हमारे हम सोचते ही नहीं। फिर आखिर में खुदा ना खासा कोई बात होती है तो हम कहते हैं ओ हो क्लाइमेट चेंज जैसा एक बड़ा सानिया आने लग गया है, जिसकी वजह से सैलाब आया है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ नई स्टोरी की तरह। फुटबॉल वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन ने बड़ा प्यारा परफॉर्म किया है स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप दोहा में, और यकीनन फाइनलिस्ट थे वो, रनर्स अप थे, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं, और इस वक्त हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। प्रोड्यूसर साहब जी, इमरान हमारे साथ हैं और कैप्टन भी हैं वो Adil and Imran, welcome to दुनिया बोल एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया, आपकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी और हम उम्मीद करते हैं कि यही परफॉर्मेंस अब हमेशा कंटिन्यूड रहेगी और आप में से बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल टीम का हिस्सा बनेंगे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अदील पहले आप बताएं। एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। इन सब के पीछे हमारी मेहनत थी
हमारा सपोर्ट था। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पूरी साल हमने कैंप अटेंड किया, अपनी अम्मी अबू और अपने भाइयों से दूर रहे, और हमारे सर रशीद ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। और हम कतर जाकर वहाँ पर टीमों को देखा, वो भी अच्छी टीमें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने बहुत ज़्यादा हिम्मत की। अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल तक पहुँचे। फाइनल में तो बस पेनल्टी किक्स थे, वो तो किस्मत की बात होती है। हमारी चौथी पेनल्टी मिस हो गई, अल्लाह को यही मंजूर था। फाइनल्स तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इमरान, और हम प्राउड फील करते हैं इसमें कि आप लोग जिस तरह से स्ट्रीट पे फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग इस लेवल पे आगे आए। माशाल्लाह दोहा जाके आपने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला, आपने वहाँ परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। अच्छा ये बताइएगा कि क्या वजह हुई कि आप लोगों ने जो आप लोगों की हार आप गले लगानी पड़ी, क्या लग रहा है आपको? कहीं कोई मिस्टेक हुई, कहीं कोई चूक हो गई, या पता था कि थोड़ा सा ये साइड वीक है आपकी? पेनल्टी किक में आई थिंक पेनल्टीज पे हारे हैं। आई थिंक वो लक का बड़ा गेम होता है कि पेनल्टी किक में ही इन्होंने जो है वो हराया था इससे पहले वाले मैच में। बस हमने मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। हमारी 3 पेनल्टियां गोल हो गई और चौथी पेनल्टी कीपर ने रोक ली। बस हमारे एक प्लेयर की भी गलती थी, आबिद की, उसने बिल्कुल हाथों में ही मार दी। बस अल्लाह को यही मंजूर था, इसमें भी हमारी बड़ी खैर होगी। अल्लाह ताला को यही मंजूर था तो यही। अच्छा ये बताओ अदील और इमरान, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, आप दोनों ने इसका जवाब देना है। क्या सीखा आपने इस टूर्नामेंट से? पहले अदील आप बताओ। इस टूर्नामेंट से हमने बहुत कुछ सीखा। बाहर मुल्क के रहन सहन का तरीका, उनके रोडे, उनकी वो जो बिजली होती है, सब कुछ हमने रोड्स सीखा। की बात ना करो, रोड्स की बात ना करो। इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नजर आया तो बोला कि वाह ये है दुनिया, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है। इमरान आपने क्या सीखा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरे तल्लक तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। माशाल्लाह। समुंदरी के पास एक गाँव है, चक नंबर 447 GB। मैंने सर बहुत कुछ सीखा है। उनके रोड बहुत अच्छे हैं, रहना सहना कैसे भाइयों की तौर तरीका, भाइयों की तरह रहते हैं, बहुत अच्छा मजा आया हमें। फुटबॉल के बारे में क्या सीखा इमरान? फुटबॉल के बारे में क्या सीखा? कोई नई किक्स, कुछ नई स्ट्रैटेजीज, कुछ नई प्लानिंग्स कुछ सीखी फुटबॉल से रिलेटेड? जी वो टीमें जो थी बहुत अच्छी थी। वो जो ब्राजील की थी वो भी थी अच्छी, और भी टीमें अच्छी थी। हमने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। और जो हमारे सर रशीद साहब है माशाल्लाह बहुत अच्छे वो प्लेयर थे, नेशनल प्लेयर थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के कोई भी थे टीम के, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। और जो हमने जाके दोहा में सीखा वो भी बहुत कुछ सीखा। अदील अगला टारगेट क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या अचीव करना है जिंदगी में अब? बस ये तो हमारी पहली वो थी ना इंटरनेशनल। हमने इंशाल्लाह इरादा किया है कि इसको हम आखिरी जीत नहीं समझेंगे। इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और भी मेहनत करेंगे। ये तो हमारी पहली जीत थी, हम इतनी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान का सर रोशन करेंगे, उसका नाम फखर से बुलंद। कितने खिलाड़ी इस टीम में से नेशनल टीम में जाएंगे? इंशाल्लाह नेशनल टीम में जाएंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल पे इंशाल्लाह। अभी तक किसी ने आपको कोई कॉल की, किसी ने कोई दावत दी आपको अपने पास आने, कोई अप्रिसिएशन कॉल आई आपके पास, किसी ने कोई कंसल्ट किया, राब्ता किया आपसे? गाँव से तो बहुत इनवाइट कर रहे हैं, और तो छोड़ा हमारे गांव के लोग हमें नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे या किसी फुटबॉल एसोसिएशन ने आपको बुलाया? नहीं, वो तो एशिया की मिल है ना, उनके कोच ने हमें कॉल की कि आप हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन मैंने सर से पूछा, सर ने कहा नहीं वो अच्छा डिपार्ट नहीं है, आप यहीं रहो, इंशाल्लाह आप अच्छे डिपार्ट में जाओगे। आमीन आमीन, ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदील एंड इमरान, ऑल आवर प्रेयर्स आर विद यू, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन एक बात बड़ी ऑब्वियस है, वरना अगर ये कोई क्रिकेट के लिए कुछ जीत कर आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए होते, फूल फेंक रहे होते, यूं शू शू, कुछ लोग नोट उड़ा रहे होते, कुछ लोग नोटों का हार पहना रहे होते। पर क्योंकि ये फुटबॉल में काम करके आए और हमारे मुल्क में अप्रिसिएशन सिर्फ क्रिकेट को मिलती है और किसी खेल की तुम परवाह करते नहीं जब तक कि वो ओलंपिक में गोल्ड या सिल्वर मेडल ना लेकर आए जेवलिन के अंदर। इट्स वेरी सैड जिस तरीके से सपोर्ट इनको दी जा रही है। दे नीड मोर अप्रिसिएशन। तवक्को करता हूँ, प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो हमारे लोग सुन रहे हैं, जो कॉर्पोरेट, जो बड़े मुखैर हज़रात हैं, गिव देम योर अप्रिसिएशन। एक ब्रेक लेते हैं, का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है।
आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और जैसे कि जो आपने मास्टर कैमरा खुलते हुए देखा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वेरी फेमस, इनको किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये कौन नहीं जानता इनको। और जब भी हमारे स्टूडियो में आते हैं स्टूडियो को चार चांद लगा देते हैं। मौसम बदलने वाला है, जब भी बीमारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं तो हम हकीम साहब को याद कर लेते हैं। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं शाह नज़ीर? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा सा नज़ले नज़ले वाली आवाज़ हो रही है। मौसम ऐसा चल रहा है, डस्ट इतनी उड़ रही है, जिनको साइनस है उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, स्वेलिंग भी हो रही है सब। फिलहाल मेरा भी कुछ यही हाल है और बहुत से लोगों को एलर्जीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत है। नज़ला, बुखार और बलगम, गले में गिरना, ये ऐसी कॉमन अगर हम बात करें इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि हर दूसरे घर में ये शिकायत सुनने में आ रही है। तकरीबन तमाम घरों में हो रही है और इसमें यह है कि जैसे धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, कारपेट से होती है। और ये जो ड्राई वेदर चल रहा है इसमें खुश्की इस कदर हो जाती है कि रात के टाइम में दम घुटना शुरू हो जाता है। हाँ, सांस नहीं आती है, बच्चे सोते में रो रहे हैं। अक्सर छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इन्फेंट होते हैं, बेबीज, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। माएँ समझ नहीं पाती कि बच्चे को क्या हुआ, पता चलता है कि जी वो नहीं। इसमें ये होता है कि गला ख़राब हो जाता है और साथ में जब गला ख़राब होगा डेफिनेटली तौर पे बुखार सा भी फील होना शुरू हो जाएगा। और रात के टाइम पे अचानक रेशा जो है बलगम जो गले में गिरना शुरू हो जाता है। बास का तो सुबह उठते हैं ना 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं और बुरा हाल हो जाता है। कई एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं और दूसरा ये है कि चेहरे पे स्वेलिंग सी महसूस होती है और तबीयत गिरी होती है, सुस्त सी रहने लग जाते हैं। तो एक ऐसी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल में आसान कर दें। इसमें टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। एक आपने लेना है 1.25 कप पानी, 1.25 कप पानी लेंगे। ये एक बीज मिलेंगे आपको पंसारी की दुकान से, तुख्मे ख़त्मी। अच्छा, ये नोट डाउन कर लीजिए जो आपको हकीम साहब बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये जड़ी बूटियां हैं, इनको उसी क्वांटिटी में लीजिए जिस तरह से आपको शाह नज़ीर साहब बता रहे हैं। तुख्मे ख़त्मी, ये एक चाय वाली चम्मच, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय वाली चम्मच आपने लेनी है। सपिस्तान। अच्छा जी, सपिस्तान 1 चाय वाला चम्मच, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। और खाकसीर 1 चाय वाली चम्मच। ऐसे 1.25 कप पानी में डालें, आप इसे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। अच्छा, जो तकरीबन 7 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उन्हें 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को दें, इस तरीके से दें। बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ। फ़र्क पहले ही दिन होगा, 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिए कि आपका फीवर अगर उतर नहीं रहा, आप देखें कि बहुत ज़्यादा, तो फिर करीबी डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें एक बार। अच्छा हकीम साहब, खाकसीर कहते हैं बहुत गर्म नहीं होती? हाँ, चाय वाला छोटा चम्मच डालेंगे। छोटा चम्मच डालेंगे। अच्छा, ये कोई भी ले सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, बूढ़े कोई भी ले सकते हैं? सब ले सकते हैं। नहीं, प्रेग्नेंट खवातीन बिल्कुल ना लें। प्रेग्नेंट खवातीन जो है कोई भी टोटका इस्तेमाल ना करें, चाहे किसी भी किस्म का कोई टोटका हो वो यूज़ ना करें। जो उनकी लेडी डॉक्टर उनको मशवरा देगी उसमें अमल करें। सही है। प्लीज़ डिस्क्लेमर है, ये सुन लीजिए, कोई भी हामला खातून, कोई भी हम यहाँ पे जो रेमेडीज़ बता रहे हैं, टोटके बता रहे हैं, बजाय मेहरबानी वो उनके लिए नहीं है, वो उनका इस्तेमाल ना करें। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए हम बता नॉर्मल लोगों के लिए, और ये मेल फीमेल सब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बुखार की आप बात कर रहे थे अभी कि बुखार एक तो उतर नहीं रहा, हाई ग्रेड फीवर सबको हो रहा है, ऊपर से डेंगू का इतना मसला चल रहा है। डेंगू से बचाव के लिए भी कुछ बता दें। देखिए, डेंगू से बचाव के लिए तो जिस तरह आप लोग खुद भी बताते रहे कि फुल स्लीप पीने, अपना यानी कपड़ों का जो इस्तेमाल है, एहतियात कीजिए। हो रहा है और आपको डर है कि डेंगू हो गया है तो फिर क्या? देखिए, एक लकड़ी आती है ग्लो की लकड़ी, ग्लो की लकड़ी, 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, तो इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं और ये भी कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ करें। जब बिल्कुल ठीक हो जाए ऐसे रोक दें। लेकिन डेंगू में ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि फीवर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिएगा। और दूसरा, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए ताकि कमज़ोरी फील ना हो। पानी का टेक ज़्यादा रखिए और ताकि इसके कैलोरीज में वो यूरिन के जरिए खारिज होती जाएं। अच्छा, एक और चीज़ हम कहेंगे यहाँ पे शाह नज़ीर साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जूसेस का इस्तेमाल, जब हम कहते हैं लोग डब्बे के जूसेस, कैन जूसेस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फ्रेश जूसेस क्या करें? फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कीजिए। जैसे सेब लाएं, उसका जूस निकाल कर पिएं, या दूसरे जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं उनके जूस निकाल कर पिएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप मीठे का इस्तेमाल करें जो मलेरिया टाइफाइड के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है।
तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये डब्बे वाले जूसेस का नहीं कहा जाता है आप लोगों को। अच्छा, डायबिटीज और अगर घर में मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप काफूर ले लें, पंसारी की दुकान से कागज़ में लिपटा हुआ मिलता है, एक टिकिया काफूर की थोड़े से पानी में डाल के कमरे के कोने पर रख लें, देखना सारे मच्छर कमरे में से भाग जाएंगे। अच्छा, और काफूर की जो कैम्फर की टैबलेट्स ही मिलती हैं गोल गोल के? नहीं, वो फिनाइल होती है। अच्छा, ये काफूर टिकिया वाली कहलाती है। अच्छा। ये खाने वाला काफूर होता है, ये पंसारी के पास मिल जाता है, 5-7 रुपए की एक टिकिया मिल जाती है। अब 5-7 रुपए में कुछ आता है? मिल जाता है आजकल। 5-7 रुपए की इज्जत है अभी भी। ठीक है। हाँ। मुझे बताएं, डायबिटीज जिन लोगों को रहती है, जिनको शुगर है, अब शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। अब बहुत सारी दवाएं भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही होती है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, तबीयत में बेजारी होती है, मुंह खुश्क हो रहा होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जारी रखिए और इसके साथ ये इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा आपका शुगर जो है वो कितनी जल्दी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपने लेना है, ये जामुन के बीज हैं, सही, गोल गोल बिल्कुल जामुन के बीज हैं। ये इसका पाउडर है, ये आपने लेना है तकरीबन 100 ग्राम, सही, 100 ग्राम ले लें। और ये गुड़ मार बूटी है का पाउडर 100 ग्राम। हाँ, आपको साबुत इसलिए दिखा रहे हैं कि आप शिकल देख लें, ये चीजें होती हैं। ये गुड़ मार बूटी होती है, गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। और ये चंदन के पत्ते हैं, चंदन के पत्ते, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। सही। इन सबको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले, ठीक है। चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली और गुड़ मार बूटी, ये तीनों 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से पहले, एक खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अब शुगर हो गई है, बहुत सारी मेडिकेशंस भी चल रही हैं लेकिन उसकी वजह से कमज़ोरी बहुत हो जाती है, हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, आसाबी, पट्टों की कमज़ोरी, टांगों का सुन होना, पाँव सुन हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। दूसरा, जिनसी, जिस्मानी, आसाबी, हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए ये एक रेमेडी है, आप अपने ये मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल भी करूँगी शाहनज़ीर साहब से कि मैं करूँगी आपसे कि पैर बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या सुन हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि पैर भारी भारी हमें लगते हैं, पत्थर हो जाते हैं, तो इस बारे में भी आप बताइएगा। पहले ये रेमेडी बताएं, लेकिन फिर मैं चलूँगी एक, आप हमें चाहें तो वीडियो हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है शाहनज़ीर साहब से, आप पूछना चाह रहे हैं। शाहनज़ीर साहब जल्दी से बताइएगा अपनी रेमेडी, ताकि फिर मैं आगे अपने। इसमें ये एक लकड़ियाँ आती हैं सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 100 ग्राम। ये जड़ कोंच है, जड़ कोंच ये एक लकड़ी होती है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। आप इक्वल वजन लेंगे, बराबर 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। ये सत्तावर है, सत्तावर, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। सही, इनको मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें और एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और एक चम्मच रात खाने के बाद पानी। एक चाय वाला चम्मच सुबह और एक चाय वाला चम्मच रात के खाने से पहले, ठीक है जी? नहीं, ये खाने के बाद है, और जो शुगर वाली दवा है वो खाने से पहले, ठीक है जी। अभी आपसे मजीद मैं बहुत कुछ पूछूंगी, आप लोग भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। बाबर और रिजवान बड़े बिक रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड कप में, बड़े हॉट चल रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता मैच में, वार्म अप मैच में उनकी तरफ से हमने परफॉर्मेंस ना होने के बराबर थी। यकीनन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अपनी टीम से, लेकिन वार्म अप मैच में जिस तरह की हमारी टीम ने परफॉर्म किया, मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया। मुझे लग नहीं रहा कि हमें वर्ल्ड कप से ज़्यादा तवक्कुआत रखनी चाहिए। नहीं, काफ़ी सारे फैंस का दिल टूटा है, लोग बहुत अफसरदा हैं और वर्ल्ड कप से लोगों ने उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं तलहा। लेकिन एक शख्स है जिसने क्रिकेट में बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, अपना पूरा करियर लगा दिया है, पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी उसने क्रिकेट पर लगाई है। उनका नाम है एजाज वसीम बाकरी, जो इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में उनसे पार्टी कर रहे हैं। वैसे तो वो रातों में, लेकिन सुबह को उठ के वो हमें बीपर दे देते हैं थोड़ा सा ना। वैसे तो मजे ही मजे हैं यार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और हम बेचारे एंकर जो स्टूडियो में फंसे रहते हैं। कैसी मिजरी है हमारी, डिलेमा, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। एजाज भाई, कैसी पार्टी हो रही है, बताइए क्या अपडेट है? क्या हम आने वाले मैचेस भी वैसे ही हारेंगे जिस तरह हम अपना वार्म अप मैच हारे हैं? पहली बात तो यह है कि तला भाई, मैं सुबह उठ के बीपर नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 4 बज चुके हैं और मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आया हुआ, पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप जितवाने आया हुआ, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने दुबई में खेला था उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल लूज कर गया था। अभी जो 1 महीना पहले पाकिस्तान ने एशिया कप खेला उसका पाकिस्तान फाइनल लूज कर गया था। सो पाकिस्तानी टीम का जो कल का जो आपने वार्म अप मैच देखा है उसमें टीम बहुत लेजी दिखाई दी है। आज हमने देखा है कि स्कलैन मुश्ताक बड़ी प्लेयर्स की क्लास भी ले रहे थे और मामूल से हट के पाकिस्तान ने यहाँ ब्रिस्बेन गाबा के अंदर
एक लंबा ट्रेनिंग सेशन किया है, क्योंकि कल पाकिस्तान अपना आखिरी वार्म अप मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहा है। जो कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेला, उसके अंदर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को अगर हम अब छोटी सी पिक्चर में डिस्क्राइब करें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 12 छक्के लगे, हमारे बॉलर्स ने 12 छक्के खाए, और जब बैटिंग हमारी आई हमने की तो हमने सिर्फ एक छक्का जो है वो हरीफ टीम को लगाया। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 15 रन पर ओवर की औसत से स्कोर दिए, और जब पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हरीफ स्पिनर्स को खेला तो उनके खिलाफ हमने मोइन अली ने और आदिल रशीद ने 2-2 ओवर डाले हैं और उन्होंने 14-14 रन दिए हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 2-2 ओवर डाले, उन्होंने 30 रन और 35 रन दिए हैं। सो ना हमारे स्पिनर्स अच्छा कर सके हैं कल वाले प्रैक्टिस मैच वार्म अप मैच में, ना ही हम स्पिनर्स को अच्छा खेल सके हैं। सो आज वाला जो ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तानी टीम ने किया है, तकरीबन 3.5 घंटे किया है, तो उससे लग रहा था कि सकलैन मुश्ताक थोड़ा नाराज थे, और क्योंकि कल कप्तानी भी बाबर ने नहीं की थी, उन्होंने रेस्ट की थी। जो कल अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वार्म अप मैच है उसमें कल खुद बाबर कप्तानी पे आ रहे हैं। जी तो आपको लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप से उम्मीदें ना लगाएं? देखिए, पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें हम सबको हैं। पाकिस्तानी टीम इतनी बुरी टीम नहीं है, लेकिन ये टीम थोड़ा लेजी हो जाती है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल टीम तो है ना बाकरी साहब, ये आप अग्री करेंगे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जब भी हम उम्मीद करते हैं जीतेगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बिल्कुल ही परफॉर्मेंस फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस हो जाती है। मेरा मशवरा ये है, आप बराए मेहरबानी एजाज भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना टीम लेजी हो जाती है, मैं आपको उसकी रीजन देता हूँ। मेरा आपको मशवरा ये है कि रात को आप जो है ना जाके सारे शहर के क्लब्स चेक कीजिएगा, वहाँ कैसी पार्टी हो रही है, पहले तो ये देखिएगा, फिर ये देखिएगा कौन कौन से खिलाड़ी वहाँ पार्टी कर रहे हैं, कौन कौन सी टीमें पहुंची हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी वर्ल्ड कप का सीजन होता है तो बहुत सारे सीजन और भी ऑन हो जाते हैं। नहीं, इस टीम के अंदर पार्टी बॉयज बहुत कम है। ये मैं एज ए जर्नलिस्ट, हम सारा दिन टीम की परफॉर्मेंस पे तनकीद करते हैं। इस टीम का प्रॉब्लम पार्टी वाला नहीं है, इस टीम का प्रॉब्लम यह है कि ये टीम रिलैक्स हो जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल कोट कर देता हूं। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2021 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 100 पे 5 आउट कर लिए, और ये टीम रिलैक्स होगी कि हम जो है ना वो जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। हम लोग सेमीफाइनल लूज कर गए। अभी श्रीलंका के खिलाफ दुबई के अंदर फाइनल एशिया कप में पाकिस्तान ने उनके 65 पे 5 विकेटें गिरा दी, टीम रिलैक्स हो गई। उन्होंने पाकिस्तान के सामने 170 रन खड़े कर दिए जो हमसे चेज नहीं हो सके हैं। सो ये टीम थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। और दूसरा, फिर कप्तान बाबर आजम जो हैं, उनकी जो 20 ओवर की कप्तानी होती है, जब टीम फील्डिंग कर रही होती है, उस पर थोड़े से सवाल आते हैं। दूसरा, हमारी टीम ने कल वार्म अप मैच के अंदर फिर 2 कैचेस गिरा दिए हैं। तो प्लेयर्स को इंफरादी तौर के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, और दूसरा, हमें जिद छोड़कर अपने बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इंतजामिया की 1 साल से एक चीज मैंने देखी है कि तसलसल इनका सिर्फ एक चीज के अंदर है, वो है कि जिस जिद के ऊपर अड़ जाते हैं, अड़े रहते हैं। कॉम्बिनेशन चाहे बुरा है, टीम अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, तब्दीली नहीं करेंगे। सो अब लग रहा है कि लकीर के फकीर बने रहते हैं, ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते हैं, चेंजेस नहीं करते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 1-1.5 साल से सारे जो क्रिटिक्स हैं वो भी यही कहते हैं कि तब्दीलियां नहीं करते हैं। अब यह है कि मैं कुछ अच्छी न्यूज दे देता हूं टीम की। शाहीन शाह अफरीदी पिछली 4 सीरीज के अंदर पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं थे, ना एशिया कप में अवेलेबल थे, ना नीदरलैंड सीरीज में अवेलेबल थे, ना इंग्लैंड के खिलाफ कराची लाहौर में अवेलेबल थे, ना न्यूजीलैंड में अवेलेबल थे। कल उन्होंने वार्म अप मैच खेला, 2 ओवर डाले, 7 रन दिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, और आज भी उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर दोबारा बॉलिंग की है। तो अफगानिस्तान वाला कल वाला मैच खेल के उसके बाद टीम मेलबर्न जा रही है। इंडिया के खिलाफ भी संडे को शाहीन खेल रहे हैं। दूसरा, फखर जमान जो है, उनकी रिहेबिलिटेशन जारी है, वो इंग्लैंड से ट्रेवल करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। हमने देखा है कि उन्होंने नेट्स के अंदर आज बैटिंग तो नहीं किए, बट वो ट्रेनर और फिजियो के साथ अपना रिहेबिलिटेशन मुकम्मल कर रहे हैं, और ये चांसेस हैं कि फखर जमान संडे को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि शान मसूद जब से टीम में वापस आए हैं नंबर 3 के ऊपर, उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा। तो ये इम्कानात हैं कि जो पाकिस्तान इंजरी से निजात, जो आपको याद है एशिया कप में मॉर्निंग शो में मैं शारजा में मौजूद था, तो तला भाई ने सवाल किया था कि नसीम इंजर्ड है, वसीम जूनियर इंजर्ड है, शाहीन इंजर्ड है, तो ये टीम क्या कर रही है। अब वो इंजरी वाले मसाइल नहीं है, अब उससे टीम बाहर निकलकर इस वक्त फुल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दस्तयाब है पाकिस्तान के पास। चलें, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी टीम पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आए, और वी होप कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और हम जीत जाएं। थैंक यू एजाज वसीम बाकरी रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी जरूर की तरफ से, अब ऑस्ट्रेलिया गए, पार्टी नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा एजाज भाई। तलहा के हिस्से की पार्टी आप कर लीजिए, लेकिन एक पार्टी है जो खत्म होने वाली है, वो है मौला जट दी।
जी हाँ, मौला जट के ऊपर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। वजह यह है, एक तो पहले उनका सिनेमाओं से फड्डा चल ही रहा था, पैसों के मामलात के ऊपर कि टिकट महंगी करो, मार्जिन और ये और वो, लेकिन अब एक हॉलीवुड की मूवी आ रही है, डीसी कॉमिक्स के बहुत बड़ी एक्शन से भरपूर मूवी आ रही है, ब्लैक एडम, जिसमें है ड्वेन जॉनसन। एंड हु डजंट लव ड्वेन जॉनसन? कोई नहीं जानता, तलहा आप दी रॉक कहते हैं। चलें रॉक आ रहे हैं इस मूवी में, और यकीनन डीसी कॉमिक्स ने सोचा है कि वो इस कैरेक्टर के जरिए मार्वल्स के सारे कैरेक्टर्स को चित करेगी, और ब्लैक एडम के आने के बाद ही कहा जा रहा है कि जो दूसरी फिल्में इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं उनका बिजनेस हो जाएगा ठप। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी जितने भी व्यूअर्स हैं, जाहिर सी बात है कौन नहीं देखना चाहेगा ऐसी मूवी। हकीम साहब जरूर देखने जाएंगे ये मूवी, आई एम श्योर ऑफ दैट, ही लव्स इट। जी जी जरूर देखने जाऊंगा। अच्छा हकीम साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, आपने ये तो बना लिया जो आपने बताया था कि डायबिटीज के लिए, और एक और आपने एक अपनी वो बनाई थी, क्या कहते हैं इसको, भक्की कहते हैं भांकने के लिए, सफूफ बनाया था। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे सवाल किया था कि बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं 40+ एज में आके कि उनके पैर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पत्थर हो गए हैं, बिल्कुल उठा नहीं जाता, पैर चला नहीं जाता उनसे, ये रीज़न क्या होता है इसका? देखें, शुगर की वजह से अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेन्स जो हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। बाद लोग कहते हैं कि जब हम किसी काम से बाहर निकलते हैं तो चलते चलते उनके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, भारी होना शुरू हो जाते हैं, खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ दूर करने के लिए जो अभी मैंने सफूफ बनाकर दिखाया है, जिसमें मैंने ये सफ़ेद मूसली, जड़ पूंछ और सतावर बताई है, ये अंदरूनी तौर पे वीकनेस को भी दूर करती है, साथ में रगों का जो सुन्न होना होता है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, अकड़ जाती हैं, ये उसको भी दूर करती है। और जिस तरह मैंने कहा ना, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, वो चीज़ भी दूर हो जाती है। आप उठ खड़े होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, चलने फिरने को दिल करेगा, काम काज में दिल लगेगा। क्योंकि शुगर का पेशेंट लेजी बहुत हो जाता है, उसका दिल करता है बस मैं लेटा रहूं, कोई काम ना करूं, घर पे ही बैठा रहूं। कोई काम भी बोलें तो बड़ा सोच प्लान करके जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हकीम साहब, यकीनन आपके नुस्खे बड़े कारामद हैं, बड़े उसका रिजल्ट्स मिलता है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का, जो बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में है, उसका नुस्खा नहीं दिया। किस चीज़ का? दिमाग खराब। दिमाग ये मुझे बताइए, किसका दिमाग खराब नहीं है? किसका नहीं है? तभी तो ये नुस्खा सबसे ज्यादा हिट होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा बिजनेस इसी नुस्खे का होना है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन, भूलने की शिकायत, कोई बात हो अपने ऊपर हैवी कर देना, किसी बात को सुन लेना, उसके 10 मायने निकालना, तो ऐसी सूरत में एक बीज मिलेंगे आपको, मगज बिनोला। ये कपास के बीजों का मगज होता है। इससे बारीक करके पहले साफ करें, फिर इसे बारीक पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी के साथ मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, 1 टाइम रोजाना पिएं। आप देखें ये जो वसवसे आते हैं, दिमाग चलता है, बातें सोचते हैं, सब सही होना चाहिए। दिमाग खराब है, जुनैद बंगाली का बहुत बड़ा हाथ है ना, उसको पकड़ना जरूरी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। मौसम की अपडेट पिछले 3 दिनों से मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आज क्योंकि वर्दा के कपड़े प्रोड्यूसर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, रेड कलर के कपड़े वो पहन के आई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि आप साइड पे कट जाएं। वर्दा मौसम का हाल बताएंगी। क्या मतलब है तलहा, क्या मतलब है आपका? खैर, मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। तला भी वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तला पे हमेशा। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची का मतला साफ है और 2 दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। आप देख सकते हैं कराची मतला साफ है, टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा है कि 34-35 तक जा सकता है, लेकिन दोपहर के औकात में गर्मी हो जाती है। हाँ, लेकिन ऑल्दो रात में अगर हम देखें तो हल्की हल्की सी खुनकी हो जाती है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। पंजाब का रुख करते हैं तो बालाई इलाके एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा और गिरदुनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। जबकि लाहौर की बात करें तो सुबह में स्मॉग की कैफियत बरकरार है और शाम में सर्द हवाओं का राज है। आप देख सकते हैं लाहौर की जानिब, आपको यहाँ पे इस पर फिलहाल इस पर इस टाइम लाइन में नज़र नहीं आया, लेकिन लाहौर में सुबह बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ड्राइव सेफली, आप जब भी ड्राइव करें हैज़र्ड लाइट्स ऑन रखिएगा और बहुत एहतियात से गाड़ी
चलाइएगा, ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। दर्जे हरारत की बात करें लाहौर के तो कम से कम दर्जे हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का खदशा है। इस्लामाबाद की बात करें तो बालाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, तो इस्लामाबाद में भी ठंड अच्छी खासी हो गई है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ। जी तलहा, ओवर टू यू। राइट, वर्दा से आपने जाना मौसम का हाल। अब कुछ बात हो जाए बच्चों की, जिनकी जिस्मानी सेहत के साथ उनकी जहनी सेहत भी मेंटेन करना आजकल बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं हमारे साथ हैं उमर जालीवाला, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और यकीनन इन स्पीकर्स के ज़रिए वी ट्राई टू मोटिवेट आवर यूथ और एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं ताकि उनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जैसा ये सोसाइटी उनसे डिमांड करती है। यकीनन उमर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर, आजकल की जो यूथ है, जो हमारे यूट्यूबर्स कंटेंट बना रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं आजकल सीरीज आते हुए देख रहा हूँ जो बड़ी मशहूर हो रही हैं, उसमें फ्रॉड, शॉर्टकट, रातों रात रईस होने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। लोगों को कौन करने के तरीके ढूंढे जाते हैं, किस तरह एक अच्छा कौन आर्टिस्ट बन सकता है, किस तरह एक अच्छा फ्रॉडिया बन सकता है, किस तरह रातों रात वो अरबपति, करोड़पति, लखपति बन सकता है। इसको सही कैसे करें उमर? इस प्रॉब्लम से हम निजात किस तरह पाएं? निजात तो बिल्कुल नहीं पा सकते, और जो एक एक्सट्रीम की आप बात करें उसी तरफ दूसरी एक्सट्रीम भी तो खुल गई है ना। आजकल आप देखें ना, नौजवान ख्वाब भी तो देखते हैं दुनिया बदलने का, अरब डॉलर का कारोबार लगाने का, और उसके भी आपको कंटेंट मिलता है, एग्जांपल्स मिलती है। लेकिन हमारी जो नफ्सियात है ना, वो वायर्ड है टूवर्ड्स नेगेटिविटी, वो वायर्ड है टूवर्ड्स फाइंडिंग थ्रेड्स। और यही वजह है कि जो आपको पता है, हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हमें थ्रिल देती हैं, यानी क्राइम करना और दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, कुछ ऐसा करना कि बगैर मेहनत के बहुत कुछ मुमकिन हो जाए, तो ये इंसान के लिए हमेशा से फैसिनेटिंग एडवेंचर रहा है। और आपको पुराने दौरों में भी ऐसी कहानियां मिलेंगी। सोशल मीडिया के दौर में, नेटफ्लिक्स के ज़माने में ऑफकोर्स ये कहानियां बहुत आम हैं, और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है, यानी हम आम लोगों के पास ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कि माजी में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता था। तो जरूर ये बहुत लोगों को गैर अप कर रहा है, एक डायरेक्शन की तरफ डाल रहा है जिस तरफ कोई भी माशरा नहीं चाहता कि लोग जाएं, जिसमें ड्रग्स शामिल हैं, जिसमें रॉबरीज शामिल है, यू नो, ऑल द थिंग्स दैट यू हाईलाइटेड। नाउ व्हाट डू वी डू? What do we do as the world? What do we do? सॉल्यूशन से पहले मैं आपकी तरफ सवाल एक और थ्रो करना चाहूंगी कि आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के कंटेंट से हमारे यूथ में अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सब्र खत्म होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो गए हैं और गलत डायरेक्शन पे जाने लग गए हैं, हर चीज शॉर्टकट में चाहिए उनको? मुझे लगता है कि नौजवानों में ये बिल्डअप था और अब उनको एक्सप्रेशन का तरीका मिल गया है। पहले रास्ता नहीं था, पहले बड़े कहते थे तो चुप हो जाते थे, स्कूल जो कहता था, इदारे जो कहते थे, सर झुका के मान लेते थे, रियासतें जो कहती थी, लोग आपको पता है क्या कुछ कर जाते थे, आज तक करते हैं बहुत सारे मुल्कों में, हमारे मुल्क में भी करते हैं। लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं, अब लोग एक दूसरी दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ पे हुकूमत कोई नहीं है, जहाँ पे कानून मुख्तलिफ है, जहाँ पे आज़ादी राय है, जहाँ पे आज़ादी एक्शन है। तो यही वजह है कि यूथ जो है वो ज्यादा आपको अब नजर आती है एक्टिविज्म के अंदर और कह देती है जो वो फील कर रही होती है, और आपको नजर आता है कि बड़े भी अपने रवैये तब्दील कर रहे हैं उन चीजों पे जिसपे वो नौजवानों को बांध देते थे। मिसाल के तौर पे करियर का फैसला, मिसाल के तौर पे जिंदगी के बड़े फैसले, शादी कैसे करनी है, रहना कैसे, हर चीज हम चाहते हैं कि नौजवान हमारी मर्जी पे करें। तो नौजवान फ्रस्ट्रेटेड सिर्फ आज से नहीं पहले से है, आज उसके पास ज्यादा एक्सप्रेशन अवेलेबल है और ज्यादा ऐसी उसके पास लाइफस्टाइल अवेलेबल है जो कि उसको बाकी तमाम कन्वेंशन से दूर निकाल के अपना कमाने का तरीका भी बताता है, अपना जीने का तरीका भी बताता है। सो वी आर सीइंग दैट, और ऑफ कोर्स ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये एक्सपीरियंस है। ये क्रॉस जनरेशनल हार्मनी बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा मौजू बन गया है कि हम कैसे जनरेशंस के दरमियान हार्मनी क्रिएट कर सकें, कैसे उनको मिला के, एक तरफ विजडम है, दूसरी तरफ जज्बा है, इनको मिल के अपने और दुनिया के हालात बेहतर बनाने, बजाय इसके कि लड़ाई करें और फसाद करें और आपने जैसी चीजों की बात की उस तरफ जाएं। How can we together take on the world's challenges? उमर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया प्रॉब्लम, इशू, सिचुएशन कह लीजिए, डिनायल। हम आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं रात है और बस सारी चीज़ें भूल जाओ। हम रियलिटी से, हकीकत से, सच्चाई से भागते हैं। कड़वा हमें खाना पसंद नहीं है। एक कड़वा बादाम 1000 मीठे बादामों से ज़्यादा ताकत रखता है और उसका फ़ायदा बड़ा होता है, लेकिन हम वो थोड़ी देर के लिए भी कड़वाहट बर्दाश्त नहीं करते। कड़वा बादाम आ जाए तो थू थू करना शुरू हो जाते हैं। हम डिनाइल में रहना पसंद करने कब निकलेंगे डिनाइल से हम उमर?
बिल्कुल, हमारी इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, और जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि आपसे आपकी शनाख्त छीन ले, आपसे आपका बड़ा अकीदा उसमें कुछ चेंज मांग ले। आपने जिन चीजों पे जिंदगी बनाई है, जो आप करते हुए आए हैं, उसको तब्दील करने के लिए कहे तो आसान तरीका होता है डिनाइल, बल्कि चेंज का पहला स्टेप ही होता है कि आप डिनाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ, ये देखें जो आप फोन आप यूज कर रहे हैं, ये कल का फोन ऐसा नहीं होगा, तो आप कहेंगे छोड़, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप यूज्ड टू हैं ये फोन इस्तेमाल करने के, आदत बनी हुई है, इससे रिटर्न आ रहा है। सो हमारा डिनाइल डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है। हमने डिनाई किया है फॉर द लॉन्गेस्ट, हमारा कल्चरल फैब्रिक तबाह हुआ है, हमारा रिलीजन हमसे छीन लिया गया है, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तालीम में तरबियत वाला एलिमेंट मिस कर गए। हम डिनाई करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारे कल्चर के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं जिसने हमें प्रोग्रेस से रोका है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आंखें खोलने की जरूरत है। और डिनाई करने की वजह क्या है? क्योंकि जाहिर है हमें अपनी शनाख्त अजीज है, हम तैयार नहीं समझते अपने आप को मुश्किल गुफ्तगू के लिए। शायद हम की तरफ आ जाएंगे, वक्त की कमी में चाहूंगी कि आप सोल्यूशन भी साथ साथ देते चलें। जी, सोल्यूशन तो ये है कि देखिए, हम सब ने मिल के, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर पोजीशनें जमाएं और जो छोटे मोटे हमारे तस्वुरात है ना कि मुझे क्या मिल जाता है, मैं कहाँ जीत जाता हूँ, इस एडवेंचर को जो हम दुनिया में एक दूसरे के साथ मौजूद है, इसको हसीन बनाना है। अपने चैलेंजेस हम सिर्फ एक दूसरे के साथ मिल के, अपनी आंखें खोल के और एड्रेस करके हल कर सकते हैं। सो पाकिस्तान, हमारे पास ये चॉइस है, आप और मैं चाहें तो अगले 75 साल भी ऐसे आंखें बंद रखें, और आप और मैं चाहें तो अगले 75 साल रोजाना हमारी आंखें मजीद खुल सकती हैं, हम ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। और यकीन माने, जब हम बेहतर देखते हैं तो हमारा अमल ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। उमैर, कितनी शादियां की आपने? उमैर, कितनी शादियां की आपने? उमैर की आवाज, उमैर आपको आवाज आ रही है? आप सोच रहे हैं? जी, अब आ रही है। उमैर, आपको आवाज आ रही है? कितनी शादियां की हैं भाई? मैंने एक शादी की है। इतने अकलमंद हो, मैंने कहा 4 तो की होंगी। कोई ताल्लुक नहीं देखा मैंने ज्यादा। चले, खुश रहे उमैर भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मैंने कहा इतनी नॉलेज है आपके पास, शायद 4 बीवियों की वजह से आई। अच्छा ठीक है, आपको ये 4 शादियों का क्या जोश है? आप लोगों को आग क्यों लग जाती है यार 4 शादियों का सुन के? यार भाभी को फोन मिलाया है, आगे बढ़ते हैं, कुछ तालीम की बात कर लें। रिजल्ट आ रहा है इंटर का, रिजल्ट्स की बात कर लें तला कि जी इंटर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंटरमीडिएट के फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, भावरपुर, रावलपिंडी और लाहौर समेत तमाम पंजाब के 9 बोर्ड्स के इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स जो हैं वो 20 अक्टूबर जुम्मे के दिन, यानी कि 2 दिन बाद नतीजा आने वाला है, जुमेरात वाले दिन जी 28 अक्टूबर को। लेकिन तला आपको याद है जिस वक्त हम लोग इंटरमीडिएट के एग्जाम देते थे, उस दौरान हम लोग न्यूज़पेपर्स जो है वो पकड़ पकड़ के हम खरीद के लाते थे और फिर सबको पकड़ पकड़ के कहते थे कि भाई देखो मेरा रोल नंबर यहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन अब एडवांसमेंट का दौर है, तो अब सीडी पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यकीनन, लेकिन पता हकीकत ये है, चीटिंग इतनी आम है ना कि वो रिजल्ट की उनको टेंशन होती नहीं। उनको मालूम है कि हमने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल पक्के करके लिखे हैं, इतनी सारी हेडिंग्स, इतने प्रॉपर लाइंस के साथ, हो नहीं सकता नंबर कम है। तो ज्यादातर लोग टेंशन लेते नहीं, उनको मालूम होता है कि यार 100 में से 90-80 तो आ ही जाएंगे। नहीं, लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं होते, चीटिंग करने वाले एक बहुत ही अलग लेवल के लोग। आपने पढ़ के इम्तिहान पास किया था? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। नो चीटिंग? नो चीटिंग। और मैंने तो खैर, वो कहते हैं लड़की दुपट्टों के नीचे लिखकर आती थी, वो स्टेपल करके आती थी पेपर। नहीं, वो वाले मैं कहती हूँ वो एक अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जो हम जैसे मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो बाकायदा रोल नंबर ढूंढ रहे होते हैं अपना। और अब आप सीडी के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 200 रुपए में आपको ये सीडी अवेलेबल होगी मार्केट्स में। आप 200 रुपए में ये भी बिजनेस बन गया है। अनबिलीवेबल यार, हर चीज बिजनेस। 20 रुपए का अखबार इज अफोर्डेबल। आता है, मिल जाते हैं काफी सारे अखबार। लेकिन रिजल्ट वाले अखबार मुझे लग रहा है वो भी उस दिन 200 रुपए में रिजल्ट जानिए यार, ये तो बड़ा बिजनेस है। तो मुझे ठेका दिलवा दो इसका यार, मैं ये सीडियां बना के बेचने को तैयार हूँ। 15, 20, 30 रुपए की सीडी आएगी, उसको बर्न कर लेंगे और फिर बांटते फिरेंगे 200 रुपए में। और क्या चाहिए मेरे तो बताइए। इस बिजनेस का फ्यूचर हम जानेंगे आगा बहिश्ती साहब से। सितारों की दुनिया में चलते हैं। तलहा, आप फरमाइश कीजिए और ऐसा हो हम पूरा ना करें जो हुक्म में। बहिश्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल बहुत जरूरी पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल आ रही है। माशाल्लाह, और शुक्रिया आप लोगों का, और अल्लाह ताला आप दोनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वर्दा जो है आज काफी तैयार होके आई हैं। बहिश्ती साहब लाल रंग का इन्होंने जोड़ा पहना हुआ है, प्रोड्यूसर साहब भी जो है सारे इनको फेवर्स दे रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। वर्दा के सितारे माशाल्लाह से बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में? और माशाल्लाह विरदा बहुत प्यारी लग रही है अपने जोड़े के साथ। और इनका जो रंग भी रेड है और इनके जो अंगूठी है
वो याकूत और ज़ेमरूद और डायमंड है, और अगर ये तीनों पहनती है तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, इनके लिए बहुत सूट करता है। लाल जोड़ा, ज़मरूद, डायमंड। थैंक यू सो मच बहिश्ती साहब। डायमंड्स जैसी मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास डायमंड रिंग भी। और जब से सबसे पहले जिस सूट की इतनी तारीफ हो रही है आज सुबह से, बताऊं ये शीप की तरफ से, शीप क्लोथिंग की जानिब से। थैंक यू सो मच, मुझे इतने ब्यूटीफुल ड्रेसेस हमेशा देते हैं। सिर्फ आपको देते हैं, मैं तारीफ नहीं करूंगा, दिस इज नॉट फेयर। देखिए बराबरी की बुनियाद पे वो कर देंगे, आने वाले वक्त में लॉन्च करने वाले होंगे। वैसे मेल्स के साथ हमें ट्रेजेडी होती है, खाड़ी ने भी मेल बंद कर दिया। अनबिलीवेबल यार, मेल एक ही कपड़े पहन के 10 साल चलाते हैं। और कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी हम हैं। अनबिलीवेबल। चलिए बहिश्ती साहब से पूछते हैं। बहिश्ती साहब ये बताइएगा क्या सितारों की चाल ढाल है इस वक्त? सबसे पहली बात मुबारकबाद कहेंगे आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 सीटों पे जीत गई है। आगे क्या नजर आ रहा है आपको? बैकडोर राब्ते कब फाइनलाइज होंगे? खान साहब ने कहा अक्टूबर में लॉन्ग मार्च होगा, कब होगा बहिश्ती साहब? आपको तो मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होने वाला है बहिश्ती साहब। न्यू कह रहे अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा बहिश्ती साहब। देखिए, मैंने आपके पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि खान साहब के सितारे जो है वो बुलंदियों पर है, कामयाबियों पर है, उरूज पर है, और तरक्की पर है, और वकार और बुलंदी के साथ खान साहब के सितारे आगे बढ़ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच साबित हो गई कि खान के सितारे बुलंदियों पर हैं और कामयाबियों पर है। अलबत्ता आने वाले 15 दिन बहुत अहम है, और मुझे लगता है कि 21-22 तक खान साहब कोई अहम फैसला भी करने वाले हैं। अलबत्ता इस महीने के 26-27 को पाकिस्तान के जो घर है, हुक्मरानी के घर लड़खड़ाते हुए नजर आता है। शहबाज शरीफ का जो सितारा है वो डमाडोल होते हुए नजर आता है। इस वक्त 2 घर पर मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सितारों की दुनिया के जो माहिरीन होंगे इस बात से इत्तेफाक करेंगे ये 7 घर से 26 घर पे चला गया है। तो मुझे लगता है कि तब्दीली आने वाली है, और शहबाज शरीफ के लिए जवाल और आने वाले वक्त में इंतहाई उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात हैं। अलबत्ता एक बात बता दूं, यहाँ पर मरियम का जो सितारा है वो जबरदस्त नजर आ रहा है। अच्छा जी जी। मरियम साहिबा तो अभी लंदन में बैठी हुई है, जब तक वो वापस आएंगी तब तक तो उससे पहले आप बता रहे हैं कुछ अहम फैसले होने वाले हैं। 21-22 अक्टूबर आपने कहा, और 26 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब का सितारा कहा कि गर्दिश में आ रहा है। क्या उनके सितारे के छठे घर में राहु केतु राज कर रहे हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अलबत्ता एक और बात बता, इलेक्शन जो मेरे हिसाब से देखो ना, हम इल्मी राय देना चाहते हैं, मोहब्बत, ख्वाहिश, हमदर्दियां, दुआएं सब इमरान खान के साथ। अलबत्ता इलेक्शन तो मार्च के बाद ही होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, उससे पहले इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। लॉन्ग मार्च होती हुई नजर आ रही है आपको? आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, टाइम खत्म है। लॉन्ग मार्च होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल जबरदस्त। और कब होती हुई नजर आ रही है? मार्च भी होगी, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करेगा। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। उन्होंने बताया कि उनको लॉन्ग मार्च होती हुई नजर आ रही है, अक्टूबर में ही होती हुई नजर आ रही है, बहुत जोर शोर से होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के सारे गर्दिश में भी चल रहे हैं, राहु केतु जो है मंडला रहे हैं। राहु सत्तु केतु आप कहाँ से ले आए? राहु सत्तुरी राहु केतु मंडला रहे। मैं तला को सिखाती हूँ। खैर, शो का वक्त हो चुका है खत्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। मुझे और तला को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे, जब तक जाके तला को सिखाती हूँ थोड़ा राहु केतु। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।